गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित टॉपिक चल रहा है। इसके अंतर्गत कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का संबंध और वित्त सारणी रेखाचित्र से किया जा चुका है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की चर्चा पिछली क्लास में वित्त रेखाचित्र की और साथ में स्पष्टीकरण भी किया। आज इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि गोसेन ने जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया है, ये गोसेन के द्वारा दिया गया है। गोसेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने जो इस सिद्धांत को दिया है, इस सिद्धांत में 3 कमियां बताई गई है। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो 3 कमियां हैं वो ये है, इसमें उपभोग का समय दिया हुआ माना गया है। पहली कमी तो ये पाई जाती है कि उपभोग का समय कैसा है, दिया हुआ है, जबकि उपभोग का समय कभी भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, इसमें आवश्यकता की तृप्तता का मतलब होता है संतुष्टि पर ध्यान दिया गया है कि जो भी व्यक्ति की आवश्यकता है उसको संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात बताई है, इसमें मनुष्य की उपभोग करने की क्षमता को सीमित माना गया है, जिससे इस नियम के लागू होने में कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलते हैं कि मनुष्य जिन भी वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है उसकी उपभोग करने की क्षमता कैसी है, सीमित है। कहने का मतलब जिस भी वस्तु की उसे आवश्यकता है उस आवश्यकता को वो तृप्त कर सकता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के ये चीजें मानी गई है, जिससे इस सिद्धांत के कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलता। ये कठिनाइयां, कुछ या कमियां मानी गई हैं, जिन कमियों के बारे में मैंने आपको बताया है। में 3 कमी है कि उपभोग का समय दिया हुआ माना गया है। दूसरी बात करते हैं अपन, तो इसमें आवश्यकता की तृप्तता पर ध्यान दिया गया है कि आवश्यकता की संतुष्टि को पूरा किया जा सकता है और मनुष्य के द्वारा जो भी वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की उपभोग करने की जो क्षमता है वो मनुष्य की सीमित मानी गई है। ये 3 कमियां हैं जो कि आपको इन तीनों कमियों के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आज उसी को आगे करते हुए चर्चा करेंगे इस नियम का महत्व। आप हेडिंग डाल दीजिए, समसीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। कोई भी सिद्धांत जब उसकी चर्चा की जाती है तो उस सिद्धांत का महत्व भी होता है। इसके अंतर्गत समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व, मांग के नियम व अन्य नियमों का आधार इसको माना गया है। तो फर्स्ट लिखिए आप, मांग का नियम, मांग का नियम व अन्य नियमों का आधार किसको माना है? समसीमांत उपयोगिता नियम को माना गया है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को माना गया है। समसीमांत उपयोगिता नियम तो अब करेंगे अपन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो है मांग के नियम और अन्य नियमों का आधार माना गया है। इसका उपयोग अर्थशास्त्र के अन्य नियमों को निकालने में किया गया है। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इस नियम से कई नियम निकले हैं, जैसे कि
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ही अन्य नियम निकले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके महत्व की। सार्वजनिक वित्त में प्रयोग। इस नियम का सार्वजनिक वित्त में प्रयोग भी किया जाता है। सार्वजनिक वित्त में प्रयोग किसका? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। सरकार जब बजट बनाती है उस बजट में सरकार को आय कहाँ से प्राप्त करनी है, सरकार को उस प्राप्त आय से कहाँ पर खर्चा करना है, जिससे उसकी जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो लक्ष्य पूरे हो सके और साथ में जनता का कल्याण ज्यादा मात्रा में किया जा सके। तो सरकार जब वित्त बनाती है तो वो कर कहाँ पर लगाया जाए, उस करों से प्राप्त आय को कहाँ पर खर्च किया जाए, ये सारी चीजें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा ली जाती है और उसका प्रयोग किया जाता है। जो धनी वर्ग होता है उस धनी वर्ग के लिए धन की या पैसे की सीमांत उपयोगिता कम होती है, जबकि जो निर्धन वर्ग होता है उसके लिए धन की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो धनी वर्ग है उसके पास पैसा ज्यादा मात्रा में है, वो उस पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करता है, इसलिए उसके लिए सीमांत उपयोगिता कम मानी गई है। जबकि जो गरीब वर्ग है उस गरीब वर्ग के द्वारा पैसे को सोच समझ के खर्च किया जाता है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है क्योंकि उसके पास पैसा कम मात्रा में होता है। तो सरकार सार्वजनिक वित्त बनाते समय वो यह ध्यान रख सकती है कि जब वो कर लगाए तो कर किस प्रकार से लगाए कि धनिकों से पैसा ज्यादा मात्रा में प्राप्त होए और उस प्राप्त करों से जो आय प्राप्त हो रही है उसको किस प्रकार से सार्वजनिक व्यय के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए पैसा खर्च किया जा सके, जिससे धनी वर्ग की आय कम हो सके और निर्धन वर्ग की आय ज्यादा बढ़ सके। जब निर्धन वर्ग की आय बढ़ेगी और धनी वर्ग की आय कम होगी तो अर्थव्यवस्था में आय की असमानता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के ये दो ही महत्व हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम समसीमांत उपयोगिता नियम करेंगे, जो कि काफी ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सीमांत उपयोगिता समसीमांत उपयोगिता नियम, इनके नाम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, ये सारे थोड़े से नाम एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। पहला जो अपन ने किया वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था। नेक्स्ट जो करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम होगा। हेडिंग डाल दीजिए उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम ये उपयोगिता विश्लेषण का नेक्स्ट सिद्धांत है। एक विवेकशील उपभोक्ता, क्या उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है? बिल्कुल, उपभोक्ता को क्या माना गया है? विवेकशील माना गया है। उपभोक्ता को क्या माना गया है? विवेकशील। उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसकी सभी आवश्यकताएं, जो सभी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं से प्राप्त संतुष्टि समान उसे प्राप्त हो, या उसे सभी आवश्यकताएं जिन पर पैसा खर्च किया है उनकी संतुष्टि कैसी हो? बराबर हो। वो हर किसी चीज पर पैसा खर्च नहीं करता है, उसको जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो पैसा सीमित है, उस सीमित पैसे को या सीमित
आय को या सीमित मुद्रा को वो विभिन्न आवश्यकताओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसकी खाने पीने की चीजें, उसकी दवाइयों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित और भी एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उनसे संबंधित सभी आवश्यकताएं लगभग बराबर उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाए उन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद। इसलिए उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है क्योंकि वो सीमित आमदनी से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि उसकी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो सके, उससे संतुष्टि समान प्राप्त हो सके, उसके लिए वो कौन से नियम का प्रयोग करता है? वो करता है सम सीमांत उपयोगिता नियम का वह प्रयोग करता है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं पर वो अपना व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास इस नियम के अंतर्गत करेगा। इस नियम को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अन्य इसके कई नाम जो हैं वो है उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, इस नियम को भी इससे पुकारा जाता है उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम को इस नाम से भी बुलाया जाता है। एक है व्यय में मितव्ययिता का नियम, व्यय में मितव्ययिता का नियम, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। जैसे एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं ना, इसी प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम को भी अन्य नामों से पुकारा जाता है। एक है इसका आमदनी के आवंटन का नियम से पहले अधिकतम संतुष्टि का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, अधिकतम संतुष्टि के नियम से भी इस सिद्धांत को पुकारा जाता है। और लास्ट है आमदनी के आवंटन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम। अगर एग्जाम में आपके समसीमांत उपयोगिता नियम से क्वेश्चन ना पूछकर इन नामों से अगर पुकारा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सभी एक ही चीज है। उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, व्यय में मितव्ययिता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम और आमदनी के आवंटन का नियम। इसे इस प्रकार कई नामों से पुकारा जाता है। अब फर्स्ट जो इसे नाम दिया गया है जो कि उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम है, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करके अपना संतोष बढ़ाता है। मान लो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं हैं, अगर उसे दूसरी वस्तु से उपयोगिता पहली वस्तु की अपेक्षा ज्यादा मिल रही है तो वो पहली वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रायोरिटी देगा, दूसरी वस्तु को खरीदेगा। इसलिए उसे उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। व्यय में मितव्ययिता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिद्धांत का समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके वो अपने संतोष को बढ़ाता है। इस प्रकार इसलिए इसे व्यय में मितव्ययिता का नियम कहते हैं। मितव्ययिता का नाम से स्पष्ट है कि वो जो पैसा खर्च कर रहा है वो उस पैसे को इस प्रकार से सोच समझ के खर्च करेगा कि उससे जो भी वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि है वो संतुष्टि अधिकतम मिल सके। इसलिए अधिकतम संतुष्टि का नियम वहां पर ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य सीमित आमदनी से अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और अधिकतम आवश्यकताओं को इस प्रकार से मैनेज करता है कि लमसम उसे सभी वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता उसकी लगभग बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से पैसा सोच समझ के खर्च करेगा, इसलिए इसे व्यय में मितव्ययिता का नियम कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि का नियम क्योंकि उसका उद्देश्य ही अधिकतम संतोष को प्राप्त करना होता है, इसलिए इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम कहेंगे। और आमदनी के आवंटन की अगर अपन बात करते हैं तो इसलिए इसे
आय प्राप्त हो रही होती है, उस सीमित आय को वो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से बांटता है। आवंटन का मतलब क्या होता है? बांटना। आवंटन का मतलब होता है बांटना। तो वो इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं पर पैसे को खर्च करता है कि उसकी सभी आवश्यकताएं लगभग पूरी हो जाए, और जब सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो उसका संतोष भी पूरा हो जाता है। इस प्रकार इस नियम को 4 नियमों से जाना जाता है। इनके नाम आप लिख लो, इनका मैंने मीनिंग बता दिया। इसको इसलिए ये क्यों कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको बताइए। इस प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम को कई नामों से पुकारा जाता है। अब बात करते हैं सरल शब्दों में। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता लगभग बराबर या समान हो जाए। जो भी हम अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता होगी, जो कि विभिन्न वस्तुओं पर पैसा खर्च करके करेगा, तो सभी वस्तुओं से जो प्राप्त अंतिम उपयोगिता है वो लगभग कैसी हो? बराबर हो जाए। ऐसा करने से ही वह अपने संतोष को अधिकतम कर सकेगा, तभी उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सकेगी। ये चारों नाम अगर आपने लिख लिए हो तो मैं आपको समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में दिखा देती हूँ कि इस नियम में क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर लिखिए समसीमांत उपयोगिता नियम के अंदर लिखिए एक उपभोक्ता को इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता को उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु का उपभोग करता है, जिसे हम क्रेता कहते हैं। एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न वस्तुओं पर, क्योंकि उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं होती है वो आवश्यकताएं कैसी होती है? विभिन्न होती है, असीमित होती है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न आएगा। तो एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि जब आवश्यकताएं असीमित है तो उन असीमित आवश्यकताओं पर उपभोक्ता को पैसा इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में यानी जिन भी वस्तुओं पर वो पैसा खर्च कर रहा है, प्रत्येक दिशा में व्यय, भाई पैसा खर्च करेगा तो वो व्यय तो आएगा। प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, जब पैसा खर्च करेगा उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं पर पैसा खर्च करता है जिन वस्तुओं की उसे आवश्यकता होती है। उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो जाए। बराबर जिसको समान बोलेंगे, बराबर या लगभग लमसम बराबर हो जाए, क्योंकि उपभोक्ता का उद्देश्य सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता लगभग बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार
इस प्रकार ऐसा करके ही वह अपना संतोष या संतुष्टि अधिक कर सकता है। इसे ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए। अगर छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो बिल्कुल आपको यही परिभाषा लिखनी है। इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो जाए। इस प्रकार ऐसा करके ही वह अपना संतोष या संतुष्टि अधिकतम कर सकता है। यह आपका समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत आता है। अब इस नियम की मान्यताओं की बात करेंगे कि समसीमांत उपयोगिता नियम की क्या मान्यताएं हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिस ये नियम वो मान्यताएं होगी तभी समसीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं थी कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है, उपभोक्ता की रुचि को स्थिर माना हुआ है। इसी प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम की भी मान्यताएं हैं जो कि निम्न प्रकार होगी। सबसे पहली जो मान्यता है वो है उपभोक्ता की आमदनी कैसी होती है, स्थिर रहती है। तो फर्स्ट लिखिए, उपभोक्ता की आमदनी या आय, कुछ भी बोल सकते हो, उपभोक्ता की आमदनी स्थिर रहती है यानी बदलती नहीं है। जब उपभोक्ता की आमदनी को स्थिर माना गया है तो उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राएं भी कैसी होती है, स्थिर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन वस्तुओं का वह उपभोग करना चाहता है उनकी कीमतें भी स्थिर रहती है। देखिए, जिन वस्तुओं का वह उपभोग करना चाहता है उनकी कीमतें भी स्थिर रहती है। जिन वस्तुओं का वह उपभोग करना चाहता है उनकी कीमतों को भी कैसा माना गया है, उनकी कीमतों को भी स्थिर माना गया है। क्योंकि जब उपभोक्ता की आय स्थिर अगर कीमतें परिवर्तित हो गई तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन होगा तो ये नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता की सभी पसंद व उसके अधिमान जो होते हैं उनको भी दिया हुआ माना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर आप सरल शब्दों में लिख दीजिए, उपभोक्ता की रुचि या पसंद या अधिमान बात एक ही है। तो उपभोक्ता की रुचि या पसंद भी कैसे हैं, स्थिर हैं, यानी वो परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको भी स्थिर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इस मान्यताओं के अंतर्गत आता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी कैसा माना है, स्थिर माना है। इसका अर्थ है कि व्यय के साथ साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं बदलती।
को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको बताया था मैंने, क्या बोलेंगे, MU, मुद्रा की MU, व्यय के साथ साथ मुद्रा की MU स्थिर रहती है, यानी बदलती नहीं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी। एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र मानी गई है। नेक्स्ट है, एक वस्तु की उपयोगिता सारणी को, एक वस्तु की उपयोगिता सारणी को दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से, उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र माना गया है। इस प्रकार ये आपकी समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं थी, जिसकी चर्चा की है। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो है आपकी, वो उपभोक्ता की आमदनी को स्थिर माना है। जिन वस्तुओं का वह उपभोग करना चाहता है उनकी कीमतों को भी स्थिर माना गया है। उपभोक्ता की रुचि और पसंद तो स्थिर है, क्योंकि उपभोक्ता की रुचि और रुचि या पसंद परिवर्तित हो जाती है, तो ये नियम लागू नहीं होगा, वो वस्तुओं की अलग मांग करने लग जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, अर्थात व्यय के साथ साथ मुद्रा की MU कैसी है, स्थिर रहेगी या बदलती नहीं है, बात एक ही है। इसके अंतर्गत देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने डबल रोटी वाला उदाहरण दिया, जिसमें यहाँ पर डबल रोटी लेंगे, यहाँ पर वस्तु की इकाइयां लेंगे और यहाँ पर, इसको मैं एक साफ करके बता देती हूँ। सीमांत उपयोगिता देखो कैसे स्थिर रहती है। जैसे कि यहाँ पर तो क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, कीमत, और यहाँ पर डबल रोटी की मात्रा आ जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। TR बाद में इसको छोड़ो। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता करो, MU बढ़ लेते हैं। पहली रोटी ली, रोटी की कीमत कितनी है, 5 रुपए, उसे प्राप्त उपयोगिता कितनी है, 12। पहली रोटी खाई, उसे 12 के बराबर उपयोगिता मिली। दूसरी रोटी लेंगे, रोटी की कीमत कितनी होगी, 5 रुपए, लेकिन रोटी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है, 8 है। तीसरी रोटी लेंगे, रोटी की कीमत कितनी है, 5, जबकि उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है, 6 है। चौथी रोटी लेंगे, रोटी की कीमत कितनी है, 5, जबकि उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है, 4।
कोई